सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, ये वीडियोस होने वाली है आपके लिए। तो फाइनली आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए जो सितंबर 25 के अंदर जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनके रिगार्डिंग जो आरटीपी है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स है, वो अपने अनाउंस रिलीज कर दिए हैं उनकी वेबसाइट पे। तो वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो आरटीपी है वो आज अपन सोल्व करेंगे अच्छे से। जो उसके अंदर जो क्यूटी पाई क्वेश्चंस है वो अच्छे से सोल्व करेंगे, और उसके अंदर से भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा दूंगा जो कि आप लास्ट 1.5 डेज के अंदर देखकर जा सकते हैं, जो कि आपको कहां ना कहां आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करेंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो वो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क करवा दूंगा। बाकी जो आरटीपी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अपन अभी थोड़ी देर के अंदर सोल्व कर लेंगे विद कंसेप्ट्स। ठीक है, वीडियो को आगे देखने से पहले सबसे पहले लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना अपने चैनल को, जिससे कि आपको आने वाले दिनों के अंदर आपको आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी, कुछ अपडेट्स मिलते रहेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपन आरटीपी को सोल्व करना। सो फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, The introduction of a goods and service tax GST in India primarily aimed to GST इंडिया के अंदर क्यों आया था, इसका क्या एम था? क्योंकि पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, तो उन सारे जो इतने सारे टैक्स थे उनको एक टैक्स करने के लिए हम जीएसटी को लेकर आए थे इंडिया के अंदर। तो देखते हैं कौन सा इसके अंदर रिप्लेस डायरेक्ट एंड विद द इनडायरेक्ट टैक्स। नहीं, डायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए थोड़ी ना लेकर आए थे। यूनिफाई वेरियस इनडायरेक्ट टैक्स इनटू सिंगल सिस्टम, ये आंसर हो सकता है। आगे भी पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट इज द टैक्स बर्डन ऑन द लोअर इनकम ग्रुप्स, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एलिमिनेट द टैक्सेशन ऑफ ए सर्विसेज, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड नंबर, यूनिफाई द वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू सिंगल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी स्टडीज हाउ ए फ्री एंटरप्राइजेस डिटरमाइन। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी स्टडीज हाउ ए फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी डिटरमाइंस। तो वहां पर क्या क्या डिटरमाइंस करते हैं अपन? प्राइस ऑफ ए गुड्स देखते हैं, प्राइस ऑफ सर्विसेज देखते हैं, प्राइस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा हमारा? डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, डी अपना ऑप्शन आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, विद इन द रिलीवेंट रेंज आइसोक्वांट कर्व कैसा होता है बताओ? आइसोक्वांट कर्व कैसा होता है? इन डिफरेंस का भी याद कर लेना, इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पे तो आ जाता है अपना कैपिटल और यहाँ पे आ जाता है अपना लेबर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? कैपिटल यदि हमारी ज्यादा होगी तो हम लेबर का कम यूज करेंगे, और यदि हमारे पास में कैपिटल कम होगी तो हम हमारी एंटरप्राइजेस के अंदर लेबर्स का ज्यादा यूज करेंगे। तो ये बताओ कैसे? नेगेटिव स्लोप्ड है, यस, नेगेटिव स्लोप्ड भी है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, यस। कैन नॉट क्रॉस, ये कहां पे क्रॉस कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ये भी सही है। तो इसके अंदर भी क्या आएगा? डी ऑप्शन अपना आएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर्मूला। इनकरेक्ट फॉर्मूला कौन सा दे रखा है? तो देखो, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? टीसी, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला दे रखा है कि एवरेज कॉस्ट है मल्टीप्लाई यदि अपन क्वांटिटी करते हैं तो हमारे पास में टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा कि चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कहां पर, तो यही रॉन्ग होगा। आगे के फॉर्मूले से भी देख लेते हैं कि चेंज इन कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ट्रू, ये वाला फॉर्मूला सही है। और चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट प्लस के अंदर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, बिल्कुल ये भी सही है। तो अपने पास में कौन सा फॉर्मूला गलत है? अपने पास में बी वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी। नेक्स्ट है अपने पास में कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर देन। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि अपन एक जगह एक गुड है उसकी जगह दूसरे गुड्स को लेकर आए, उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो वो किससे स्ट्रॉन्गर होता है? वो स्ट्रॉन्गर होता है कि क्लोजर वाले को सब्स्टिट्यूट करने, क्लोज जो इफेक्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं कि क्लोजर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, उसके कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखो, फर्स्ट ये जाएगा, द गुड्स आर क्लोजर सब्स्टिट्यूशन, ये इससे स्ट्रॉन्ग होता है। सेकंड ऑप्शन क्या है? देयर इज लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट गुड्स, नहीं। देयर इज ए लोअर इनकन्वीनियंस व्हाइल स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये भी नहीं। ऑल ऑफ दिस नहीं। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा फिफ्थ का ए ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिफ्थ का ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू बी प्रॉफिटेबल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट सब मार्केट विल बी डिफरेंट। ठीक है, ये तो आपका वो वाला क्वेश्चन है, डिफरेंट मार्केट वाला जो चैप्टर आता है, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में ए, डिफरेंट। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हिक्स एंड एलन द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स ड्यू टू
अरे कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया चैप्टर 2 से, ठीक है। ये डिमांड कर्व होता है, ये क्यों होता है, ये डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण इसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अब देखो इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल भी नहीं, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अपने को आंसर मिल गया अपना सेकंड, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, इधर ए और बी नहीं, डी नन ऑफ दिस, तो 7 का आंसर क्या आएगा, बी वाला आंसर आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आएगा, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण जो डिमांड का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फुल कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड इन विच मार्केट कंडीशन, तो कौन सी ऐसी मार्केट कंडीशन होती है जहां पे फुल कैपेसिटी यूज करी जाती है, तो वो कौन सी होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स के अंदर आते हैं ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट होता है एनवलप कर्व, एनवलप कर्व इज आल्सो कॉल्ड, तो एनवलप कर्व जो होता है वो किसको बोला जाता है, वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को बोला जाता है, जिसका स्लोप कैसा होता है बताओ, जिसका स्लोप इस तरीके, जिसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो शेप है ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एनवलप कर्व, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, एनवलप कर्व किसे बोला जाता है, लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व को कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन, को इंसिडेंट इंडिकेटर इज नॉट इंडिकेटेड एज, बिजनेस साइकिल वाला चैप्टर आता है, वहां पे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर दे रखे होते हैं, लाइक लैगरिंग इंडिकेटर है, एक आपका लीडिंग इंडिकेटर होता है, फिर लास्ट में आता है को इंसिडेंट इंडिकेटर, जो कि प्रेजेंट जो सिनेरियो होता है, प्रेजेंट फेस होता है बिजनेस का, उसके बारे में वो बताता है हमें। तो ये इन्फ्लेशन के बारे में इंडिकेट करता है, हाँ बिल्कुल करता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिल्कुल करता है, रिटेल सेल बिल्कुल करता है, न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड मशीनरी फ्यूचर के बारे में नहीं करता, तो ये डी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली यूज्ड एज फिस्कल पॉलिसी मेजर्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो देखो सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, फिस्कल पॉलिसी बनाता है अपने पास में गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, ये कौन बनाता है, आरबीआई, ये कौन बनाता है, आरबीआई। तो हमें ये बताना है कौन सी इनके अंदर से फिस्कल पॉलिसी नहीं है जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, तो देखो तो इसके अंदर क्या है कि फिस्कल पॉलिसी हमारी कौन बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाती है, ठीक है। अब इसके अंदर से हम ये देख लेंगे कौन सी फिस्कल पॉलिसी नहीं है, तो देखो इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये हमारे पास फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है। रेजिंग टैक्स को बढ़ाने का काम भी किसका होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो किसके अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि गवर्नमेंट के अंदर आ गई, ठीक है। रिड्यूसिंग द पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ये भी किसका डिसीजन होता है, गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट को घटाना या कम करना किसके हाथ के अंदर होता है, आरबीआई के अंदर, तो ये हमारे पास में कौन सी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है। और यहाँ पर यही पूछा था कि कौन सी फिस्कल पॉलिसी नहीं है, तो ए बी सी फिस्कल पॉलिसी है, डी वाली जो है मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में 12th वाला, कि इन इकोनॉमी ए चेंज इन द रिवर्स विल डायरेक्टली अफेक्ट द, देखो रिजर्व रेशियो है वो कम होगा या ज्यादा होगा, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ता है, कि इकोनॉमी की जो सर्कुलेशन है, कि इकोनॉमी के अंदर करेंसी की जो सर्कुलेशन होती है वो ज्यादा हो रही है कम हो रही है, इस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। तो लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट नहीं, डिमांड फॉर मनी एट ए डिफरेंट इनकम लेवल नहीं, गवर्नमेंट बजटरी बैलेंस बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की अजम्पशन ऑफ रिचार्डो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस, ठीक है। रिचार्डो जो थ्योरी है उसके अंदर कौन से हमारे जो अब कुछ अजम्पशंस होते हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो वहां पे कौन सा अजम्पशन नहीं है, ठीक है, अपन पढ़ते हैं। तो पहले तो क्या है, टू कंट्रीज ईच स्पेशलाइजिंग इन द गुड्स इट कैन बी प्रोड्यूस मोस्ट इफिशिएंटली विद बोथ गेन फ्रॉम द ट्रेड, बिल्कुल है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है, रिसोर्सेज आर इमूवेबल बिटवीन कंट्रीज बट मोबाइल विद इन ए कंट्री, बिल्कुल ट्रू बात है, ये भी अजम्पशन होता है। ट्रेड अकर्स ओनली ड्यू टू डिफरेंस इन टेक्नोलॉजी बिटवीन कंट्रीज, बिल्कुल भी नहीं, ये सी वाला पॉइंट लग रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, both countries in the trade can benefit even if one country is less efficient is in producing both goods, तो इसका मतलब डीवी, इसका डीवी क्या अजम्पशन होता है। अब हमने देखा था कौन सा अजम्पशन नहीं है, तो अपने पास में सी वाला पॉइंट इसका अजम्पशन नहीं होता, ठीक है। तो 13 का आंसर आ जाएगा सी।
नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन आता है कि कंट्रीज करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग, इट मींस दैट, इसका मतलब है हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है। लाइक एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। जैसे पहले बाहर के लोग आते थे हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, तो $1 के, जैसे बाहर के लोग आए, ठीक है, तो वो हमारे पास में $1 के अंदर, एक सेकेंड, बाहर के लोग आए, वो $1 के अंदर हमारे पास में पहले 70 रुपीज का सामान लेकर चल जाते थे, ठीक है। बट अब यदि वो आ रहे हैं तो $1 के अंदर वो $80 का सामान लेकर जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर वाले लोगों के लिए एक्सपोर्ट क्या हो गया, थोड़ा सा चीप हो गया, चीप रेट हो गया। तो ये वाला इसका इफेक्ट हो गया, क्योंकि हमारी क्या हुई, हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो गई, उसी के कारण ये इफेक्ट आया, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर कौन सा है। पहले द डोमेस्टिक करेंसी इज इंक्रीजिंग इन द वैल्यू रिलेशन ऑफ ए फॉरेन करेंसी, नहीं। द कंट्रीज एक्सपोर्ट विल बी मोर एक्सपेंसिव टू फॉरेन बायर्स, बिल्कुल भी नहीं, हमारा तो चीपर हो रहा है। सी ऑप्शन, द कंट्रीज एक्सपोर्ट बिकम चीपर फॉर फॉरेन बायर्स, पोटेंशियल बूस्टिंग ट्रेड, इसका आंसर आएगा सी, डी भी पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल बैंक इज एक्टिवली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, ये तो कोई इफेक्ट, ये तो कोई रिलेटेड ही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में सी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में क्या था अपना ऑब्जेक्टिव की हर 5-5 साल अपन एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर डेवलपमेंट करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी का जो हर एक सेक्टर है वो इक्वली डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अपन ऑप्शंस देखते हैं कि कौन से देख क्या दे रखे हैं, कौन सा सही है। टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द फॉरेन ट्रेड, नहीं, सिर्फ फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करना थोड़ी ना था, ये तो वन ऑफ द पार्ट था इसका। टू प्रमोट बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस ऑल रीजन्स, यस ट्रू, क्योंकि हमें हर एक सेक्टर के अंदर क्या करना था, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी थी, तो इसका आंसर होगा बी। और सीओडी भी देख लें। टू डिस्करेज द प्राइवेट सेक्टर, नहीं। टू एंश्योर फॉरेन एड एंड कैपिटल इनफ्लो इनटू द कंट्रीज, ये सिर्फ वन ऑफ द रीजन था, बट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये नहीं था। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था हमारे 5 ईयर प्लान का, कि हमें इक्वली डेवलप्ड करना है हर एक सेक्टर के अंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में 15 का बी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन, द करंट अकाउंट डिफिसिट सीएडी इन इंडिया रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ, कि हमारा जो करंट अकाउंट है ना वो डिफिसिट हो रहा है। और वो कैसे होता है, वो हमारा ऐसे होता है कि हमारा जो इंपोर्ट है ना, जो हम इंपोर्ट करा रहे हैं वो ज्यादा हो गया, किससे, एक्सपोर्ट से, ठीक है। वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से हमारा ज्यादा हो गया, तो उसको क्या बोला जाता है, करंट अकाउंट डिफिसिट। अब ये देखो, तो मैंने क्या बोला कि करंट अकाउंट डिफिसिट क्या होता है कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, किससे, एक्सपोर्ट से। तो अब देख लेते हैं अपन कौन सा ना ऑप्शन में सुटेबल है। तो फर्स्ट में देखते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, देखो फर्स्ट में ही मिल गया अपने को, तो कि हमारा जो इंपोर्ट है वो ज्यादा हो गया, किससे, एक्सपोर्ट से, तभी तो जाके हमारा क्या होता है, करंट अकाउंट डिफिसिट होता है। करंट अकाउंट सरप्लस कब होता है, जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है इंपोर्ट से, ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। बट प्रेजेंट सिनेरियो में जो केस दे रखा है कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो गया एक्सपोर्ट से, वो हमारी इकोनॉमी के लिए कहना का थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 16 का ए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने बताया मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। आरबीआई का क्या काम है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एक परफेक्ट सर्कुलेशन होना है इकोनॉमी का, और साथ में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल रखना है। इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है तो उसको कंट्रोल करके कम कर दो, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है किसका, आरबीआई का, किसके रिगार्डिंग, इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग। अब अपन इसके अंदर सुटेबल ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा बेस्ट है। टू रिड्यूस द ओवरऑल लेवल ऑफ टैक्सेशन इन द इकोनॉमी, नहीं, टैक्सेशन का काम को टैक्स ज्यादा करना, कम करना, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, ठीक है। टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड द करब इन्फ्लेशन, बिल्कुल ट्रू, ये वाला जो ऑप्शन है ये सुटेबल है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे के भी ऑप्शंस देख लेते हैं अपन, सीधे रखा है। टू प्रमोट एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ थ्रू द करेंसी डिवैल्यूएशन, बिल्कुल भी नहीं। टू एंश्योर ए बैलेंस बजट फॉर द गवर्नमेंट, बैलेंस बजट भी, ये भी किसका काम होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम होता है। तो अपने लिए 17 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड करब द इन्फ्लेशन। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द स्टडी ऑफ टोटल एंड एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड प्राइसेस। कहां पर अपन ये सारी चीजें पढ़ते हैं, कौन सी सब्जेक्ट के अंदर अपन ये सारी चीजें पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, मार्जिनल इकोनॉमिक्स नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें अपन कहां पे पढ़ते हैं, अपन कहां पे पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास में
नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन आता है कि फर्म इन एन इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस ए डिफरेंशिएट मार्केट, कौन से मार्केट होता है जहां पर अपन डिफरेंशिएट प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो आप लोगों ने ये डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स के अंदर पढ़ा हुआ कि एक तो ओलिगोपोली के अंदर होता है, कि ओलिगोपोली के अंदर है ना क्या होता है कि अपन जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंशियल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है, और साथ में एक होता है मोनोपोलिस्टिक जहाँ पे कॉम्पिटिशन वाला जो मार्केट होता है वहां पर अपन क्या करते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंशियल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अपन कहाँ पे देख रहे हैं। देखो आर एदर मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोलिस्टिक, नहीं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर होता है। ठीक है, आर एदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्टली कंपटीशन, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव के अंदर तो होता ही नहीं है। आर एदर मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव और ओलिगोपोलिस्टिक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी वाला, मैंने सी वाला बताया, क्योंकि डी वाले के अंदर भी क्या दे रहे हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, इसके अंदर भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है कि द कंसेप्ट ऑफ ए मल्टीप्लायर इफेक्ट इन केन्स थ्योरी इकोनॉमिक्स रेफर्स टू, केन्स इकोनॉमिक्स है उसके अंदर मल्टीप्लायर जो इफेक्ट है उसका क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि अपन है ना इनिशियल कितना चेंजेस करते हैं हमारी स्पेंडिंग्स के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग ये इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, तो देखते हैं अपन क्या उसका ऑप्शन सुटेबल है इसके अंदर। द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल भी नहीं। द मैग्निफिकेशन ऑफ इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग थ्रू द इकोनॉमी, बिल्कुल सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डी भी देख लेते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ ए टैक्स ऑन द कंज्यूमर स्पेंडिंग, बिल्कुल भी नहीं। द रोल ऑफ ए एक्सपोर्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, फिर आगे 21 का कि व्हाट विच इज द प्राइमरी मेथड फॉर कैलकुलेटिंग इनकम, नेशनल इनकम यूजिंग द इनकम अप्रोच। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी स्पेंडिंग्स होती है किसकी, हाउस होल्ड की, जो भी फैक्टर इनकम होती है किसकी, हाउस होल्ड की और फर्म्स की, वो अपन स्टार्टिंग में ऐड करते हैं, सम करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं ऑप्शन कौन सा सुटेबल है। एडिंग अप ऑल द एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, बिल्कुल भी नहीं। समिंग अप ऑल द फैक्टर इनकम अर्न बाय द हाउस होल्ड एंड द फर्म्स, सी बी ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, सी क्या, सी और डी भी देख लेते हैं। मेजरिंग द वैल्यू एट ईच स्टेज ऑफ ए प्रोडक्शन, नहीं। कैलकुलेटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का बी। ठीक है, कि फैक्टर इनकम जो होती है हाउस होल्ड फर्म्स की वो अपन ऐड कर लेते हैं इनकम मेथड में। नेक्स्ट आता है हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द कंपोनेंट ऑफ M1। ठीक है, द नैरोएस्ट डेफिनेशन ऑफ एनी सप्लाई। ठीक है, तो देखो M1 क्या होता है आप लोगों को पता होगा ना। M1 तो सीसी प्लस में डीडी प्लस में ओडी विथ आरबीआई। ठीक है, सीसी मतलब कॉइन्स एंड करेंसी हो गया, डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट हो गया, और ओडी मतलब अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये किस में आ जाता है, M1 के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है कि इसके अंदर से कौन सा पार्ट दे रहा है, कौन सा पार्ट M1 का है, तो टाइम डिपॉजिट है वो नहीं है। ठीक है, करेंसी इन सर्कुलेशन, देखो सीसी के अंदर आ गया ना करेंसी इन सर्कुलेशन, तो इसका भी आंसर होना चाहिए। ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इस 22 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, बी हो जाएगा, करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड टू इन M2 इन ए ब्रॉडर मेजर ऑफ ए मनी सप्लाई कंपेयर टू M1। ठीक है, तो M2 का क्या फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों को। M2 का फॉर्मूला कहते हैं M1 प्लस के अंदर जो सेविंग डिपॉजिट्स होती है, सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं किसके साथ में, विथ पीओ, पोस्ट ऑफिस के साथ में। ठीक है, इसके बाद इसको कंबाइंड M1 के साथ में जब अपन सेविंग डिपॉजिट को ऐड कर देते हैं जो कि अपनी पोस्ट ऑफिस के साथ में है, तो उसको मिलाकर क्या बनता है ना, M2 बनता है। तो अपन M1 के साथ क्या ऐड करा अपन लोगों ने, अपन ने करा सेविंग डिपॉजिट्स किसके साथ में, पीओ के साथ में, पोस्ट ऑफिस के साथ में। तो अपन देख लेते हैं पोस्ट सेविंग डिपॉजिट वाला कहां पर आंसर दे रखा होगा। करेंसी इन सर्कुलेशन नहीं, M1 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। M1 के साथ में क्या इंक्लूड करें जो M2 बन जाए हमारा, तो सेविंग डिपॉजिट, देखो इसका आंसर आएगा बी, सेविंग डिपॉजिट के भी हमने सेविंग डिपॉजिट को ऐड करा M1 के साथ में, जब जाकर हमारा क्या बना, M2 बना। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट नहीं, डिमांड डिपॉजिट तो ऑलरेडी M1 के अंदर है। ट्रेवल चेक्स इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, विच ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर इनकम। ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट दे रखा है, ऑप्शन 1 में ही पता लग रहा है। ठीक है, और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है 25 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अ कॉमन सोर्सेज बीइंग ओवरयूज। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। तो कॉमन सॉल्यूशन बताना है कि कॉमन रिसोर्सेज का ओवरयूज की प्रॉब्लम का। मान लो कि कोई भी कॉमन रिसोर्सेज है, ठीक है, कॉमन रिसोर्सेज है लाइक वाटर है, अब वाटर का हम एक्सेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेस यूज कर रहे हैं, अब इसकी प्रॉब्लम से रिड्यूस करने के लिए, इसकी ये जो प्रॉब्लम है इसको खत्म करने के लिए हम कैसे, एक कॉमन सॉल्यूशन क्या है कि इसको हम क्या करें कि क्या कर सकते हैं जिससे कि हम कॉमन रिसोर्सेज का
जो ओवर यूज ना करें। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन बिल्कुल परफेक्ट आंसर लग रहा है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन कर नहीं सकते, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन यदि कर दिया ना तो बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो उनको तो कॉमन रिसोर्सेज मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो प्राइसेस बढ़ा देंगे। सब्सिडीज नहीं, सब्सिडीज देंगे हम है ना कॉमन सोर्सेज पे, तो वो और ज्यादा एक्सेस है ना उसका वेस्टेज करेंगे रिसोर्सेज का। फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन ये क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा हमारे पास में ए ऑप्शन, ठीक है। और ए ऑप्शन की गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट ने भी रेगुलेशन लगा दिया कि कॉमन रिसोर्स इस तरीके से अलॉट होंगे, इस तरीके से आपको यूज करने। तो इस तरीके से क्या हो सकती है, जो प्रॉब्लम है इस तरीके की वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो 25 का आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो फाइनली आपके जितने जो क्वेश्चन थे आरटीपी के वो आराम से मैंने सोल्व करा दिए, ठीक है। आपको आई होप सब सबको आना समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और जो कुछ क्वेश्चन है वो आपको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवा देता हूँ, ठीक है। एक तो ये थर्ड वाला देख लेना क्वेश्चन, ठीक है। और एक सिक्स्थ वाला देख लेना, एक सेवंथ वाला भी देख लेना। नाइन्थ, टेंथ, एक ये अजम्पशन वाला क्वेश्चन देख लेना। एक ये 19 क्वेश्चन देख लेना। एक ही 20 वाला भी देख लेना। एक ही 23 वाला देख लेना, ठीक है। 25 भी देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको इंपोर्टेंट मार्क कराया है ना, ये क्वेश्चंस आप है ना लास्ट वो जो 1.5 डेज है वहां पर भी आप ये क्वेश्चन एक बार देख के चल जाना। आपको आई होप कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन का आना आपको आपके एग्जाम पेपर के अंदर डेफिनेटली मिलेंगे। सो फाइनली आपका जो आरटीपी था बिजनेस इकोनॉमिक्स का वो अपन ने बहुत ही कम टाइम के अंदर सोल्व कर लिया। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, और इस कोई भी क्वेश्चन के अंदर अभी भी आपको लगे कि आरटीपी के अंदर है ना आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी चैप्टर के अंदर या किसी भी टॉपिक के अंदर है ना, पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक के अंदर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे भी आपके लिए बहुत सारी यूजफुल कंटेंट है, तो वहां से भी आप है ना उसको यूज करके आप आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक लेवल अप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी जो भी डाउट्स है वो आपके मैं सोल्व कर दूंगा। और कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि भैया जो बिजनेस लॉ है पेपर नंबर 2 उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें को बता दीजिए, जिससे कि हम वो करके ना हमारा जो पासिंग क्राइटेरिया होता है 40+ का वो हम मीट कर पाए। तो उसके रिगार्डिंग उस टाइम में आप लोगों के पास में वीडियो आ जाएगी, जो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि बिजनेस लॉ के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप कर सकते हो। और साथ के अंदर कुछ जो एग्जाम टाइम के लिए आपके लिए स्ट्रेटेजी आएगी, ठीक है, कि लास्ट 1.5 डेज के लिए, लास्ट 3 डेज के लिए कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम्स टाइम पे, तो वो भी आप जरूर से देखिएगा। और कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास में क्वेरीज आ रही थी कि भैया बिजनेस लॉ के अंदर हमें एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर हमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए रिवीजन रेडी है, कुछ दिनों के अंदर अपलोड हो जाएगा, तो वो भी आप देख लेना। और उसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। और यदि वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो प्लीज आप मेरे को ये बता के जाना कि आपको ये आरटीपी का जो सोल्यूशन है वो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज बता के जाना। ये आप लोगों के लिए कमेंट होगा बट मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर होगा, जिससे कि मैं आपके लिए आगे भी इस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।